Good morning students and welcome to the class. We are doing the chapter Traders, Kings and Pilgrims in history. Okay, and under this chapter we have started our discussion regarding Buddhism in the previous class. How Buddhism started to spread to different parts of the country, and in this regard we have seen that one Buddhist council was organized by the ruler Kanishka, and who was the most important ruler of Kushana dynasty, and he ruled around 1900 years ago. And we have also seen that Aswaghosha, who was a poet, he wrote the biography of Gautam Buddha, and the name of that biography is Buddha Charita. And other than this, we have also discussed that at that time the Buddhism was divided into two parts, or we can say a new form of Buddhism started to grow at that time, and this new form of Buddhism was known as Mahayana, and the older form or the original form was known as Hinayan or Theravada. Okay, so we have seen what changes, क्या changes आए महायान में. जब हम बुद्धिज्म का एक नए फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इस नए फॉर्म में जिसको महायान कहते हैं, इस महायान में जो चेंजेस आए वो ये हुए कि अब जैसे पहले बुद्धा की स्टैचू नहीं बनती थी, उनको साइंस एंड सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था, बट नाउ अंडर दिस महायान फॉर्म बुद्धा की स्टैचू बनने लगी. And one more development took place under this Mahayana form, that the Bodhisattvas, who were the enlightened monks, उनको जैसे पहले आइसोलेशन में रखा जाता था. अगर उनको जब भी एनलाइटनमेंट हो गया, आफ्टर दैट उनके जो कॉन्टैक्ट थे आउटसाइड वर्ल्ड से वो कट जाते थे. दे स्टार्टेड टू बी आइसोलेटेड. बट नाउ अंडर दिस महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वो क्या हुए, उनको ये कहा गया कि नहीं, आपने जब आपको एनलाइटनमेंट हो गया है, देन इट इज़ योर ड्यूटी टू स्प्रेड दिस नॉलेज टू द पीपल. इट इज़ योर ड्यूटी टू हेल्प द पीपल. तो वो अब आइसोलेशन में नहीं रहते थे, बल्कि लोगों की वो को पढ़ाते थे, सिखाते थे, उनकी हेल्प करते थे. एंड वी सी दैट दिस वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास आल्सो स्टार्टेड with this, and this form of Buddhism was very popular in parts of Central Asia, then China and Korea and Japan. And the original form, which is also known as Theravada or Hinayan, that was more popular in the countries of Southeast Asia like Indonesia, then Thailand and other countries like Myanmar, Sri Lanka. In all these countries the older form of Buddhism was popular. And other than these two different forms, we have also discussed that caves were very important. These the caves which were man-made caves, and these caves were made for monks, उनके रहने के लिए. They were known as monasteries. And these caves were also used by the traders in order to take some rest, और वो अपने लिए भी यूज़ करते थे. एंड वी सी दैट मोस्टली जो मैन मेड केव्स हमें वेस्टर्न इंडिया में दिखते हैं, वो कहाँ पर हैं, वो वेस्टर्न घाट के जो पासेज हैं वहाँ पर उनको बनाया गया था, क्योंकि दोज पासेज वर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग. जो ट्रेडर्स होते थे वो इनलैंड सिटीज़ से कोस्टल सिटीज़ तक कैसे जाते थे, थ्रू दीज पासेस ओनली. तो जब पासेस से वो होकर के अपने इनलैंड सिटी में उन्होंने सामान खरीदा, जो भी ट्रेडिंग के लिए उनको शिपिंग करनी है वो सामान उनके साथ है, अब वो इनलैंड सिटी से इन पासेस के थ्रू होते हुए पोर्ट सिटी में पहुंचते थे. तो पासेस में क्या थे, केव्स थे, और तो केव्स जो थे वो ट्रेडर्स भी यूज़ करते थे, अपने थोड़े दिन रह लिए, थोड़ा आराम कर लिए, फिर वो आगे बढ़ते थे. ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को कल एक्सप्लेन किया था. एंड नाउ वी विल सी द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स. वी हैव स्टार्टेड दिस ऑल्सो कि क्या होता था कि जो
ट्रेडर्स का आना जाना होता था. दे यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड देर वर मैनी प्लेसेस हु वर फेमस फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन और फॉर अ पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर धर्म के लिए बहुत फेमस होता था. तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजन दे वांटेड टू विजिट दैट प्लेस. तो ऐसे लोगों को ही हम क्या कहते हैं? पिलग्रिम्स कहते हैं. पिलग्रिम्स आर दोज men and women who undertake journey to holy places in order to offer worship. वर्शिप ऑफर करने के लिए जब हम जर्नी करते हैं, घर में जब हम जर्नी करते हैं, तो घर में जब हम वर्शिप करते हैं तो उसको हम वो नहीं कहते हैं, पिलग्रिम नहीं कहते. जब हम वर्शिप करने के लिए जर्नी करके जाते हैं, है ना, तब उसको हम क्या कहते हैं? तब उसको हम पिलग्रिम कहते हैं. हम पिलग्रिम्स बन जाते हैं क्योंकि हमने बहुत लंबी रास्ता तय करके बहुत दूर से हम आए हैं दर्शन करने के लिए. ओके. तो ऐसे जो पिलग्रिम्स होते थे जिनको कि बहुत दूसरी जगह जा कर के पूजा करनी होती थी, वो क्या करते थे? ट्रेडर्स के साथ वो भी जाते थे, क्योंकि ऐसे तो उनको आने जाने में प्रॉब्लम होती. कैसे वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ करती, क्योंकि उस समय चीज़ें तो डेवलप थी नहीं, एडवांस थी नहीं. तो वो ट्रेडर्स के साथ ही आना जाना करते थे. और इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चाइनीज़ पिलग्रिम्स जो थे, जो कि बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, जो कि बुद्धिज़्म को फॉलो जिन्होंने किया था और जो इंडिया आकर के गौतम बुद्धा के बारे में उन्होंने बहुत सारे अपने नॉलेज को लिया. जो भी बुद्धिस्ट प्लेसेस थे वहाँ पे उन्होंने वो रहे और वर्शिप किया. तो ऐसे जो ट्रैवलर्स थे, ऐसे जो पिलग्रिम्स थे, उनमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेम है वो है फाइयान. Who was Fayan? Fayan was Chinese Buddhist traveler. Okay, he was a Chinese Buddhist traveler, or we can say also pilgrims, है ना. या वो एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे जो कि चाइना से इंडिया आए थे. कब आए थे? अराउंड 1600 years ago. Other than Fayan, there was another important Buddhist pilgrim, and his name was Xuanzang. Xuanzang, he also came to India from China, the Indian subcontinent, and he came around 1400 years ago. And then there was another Chinese pilgrim. His name is Yi King. This Yi King came to India about 50 years after Xuanzang. Xuanzang जब आए उसके 50 years के बाद he came to India. So we can say he came to India around 1350 years ago. These three, Fayan, Xuanzang and Yi King, they came to India as a Buddhist pilgrim, है ना. तो ये यहाँ पर आए ताकि वो गौतम बुद्धा के से जो एसोसिएटेड प्लेसेस हैं इन इंडिया, उन प्लेसेस को वो देखें. वहाँ पर जाके वो गौतम बुद्धा के बारे में और भी जानकारी उन्हें मिलेगी, है ना. और जो मोनास्ट्रीज थी इंडिया में, फेमस मोनास्ट्रीज जो थे, उनको वो विजिट करना चाहते थे. एंड फॉर दैट पर्पस दे केम टू इंडिया. एंड व्हाट वी फाइंड दैट ऑल दीज पिलग्रिम्स दे लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ देयर जर्नी. जो वो जर्नी उन्होंने किया, जो इंडिया वहाँ से चल कर के इंडिया आ रहे हैं, इंडिया में जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, हर कुछ का उन्होंने अकाउंट लिखा है. ठीक है. कैसे क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, क्योंकि ट्रैवलिंग वाज नॉट एन ईजी टास्क एट दैट टाइम.
ट्रैवलिंग वॉज वेरी फुल ऑफ एडवेंचर्स, बहुत प्रॉब्लम्स आते थे ट्रैवलिंग के दौरान। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने लिखा कि किस तरह से डेंजर्स उनके सामने आए। देन वो ये भी लिखें कि कौन कौन से मोनेस्ट्रीज उन्होंने विज़िट किया, कौन कौन से बुक वो अपने साथ लेकर आए और फिर यहाँ से क्या लेकर गए। ऑल दीज थिंग्स आर रिटन डाउन थ्रू बाय देम इन देयर अकाउंट्स। एंड उस अकाउंट्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उस समय के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी इंफॉर्मेशंस मिलती है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इससे हम हिस्ट्री के बारे में, अपने पास्ट के बारे में जान पाते हैं। तो ऐसा ही एक अकाउंट जो है वो फाहियान का है। फाहियान जो 1600 ईयर्स अगो आया था, उन्होंने ऐसा ही एक अकाउंट दिया है कि उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा। ओके, द अकाउंट इज रिगार्डिंग जब वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं, चाइना की तरफ जा रहे हैं। ओके, सो फाहियान स्टार्टेड हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल से उन्होंने स्टार्ट किया वापस जाने का काम। Okay, and in order to go back to home, he boarded a ship, and this ship belonged to merchants. है ना, वो हमेशा ऐसे जो ट्रैवलर्स हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, they used to come with merchants and traders only. तो फाहियान जो थे वो भी मर्चेंट्स के शिप में उन्होंने स्टार्ट किया। अब उन्होंने 2 दिन ही उनकी जर्नी चली थी, 2 दिन ही वो उनकी शिप चली थी। तभी क्या हो गया कि एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आ गया। ओके, स्टॉर्म के कारण क्या हुआ कि जब स्टॉर्म आता है तो उसमें किस बात की डर होती है कि जो शिप है वो डूब सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि शिप को हल्का करना होता है कि अगर शिप भारी रहेगी तो उसके जो डूबने की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि जो लोग होते हैं शिप पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सामानों को फेंक देते हैं, है ना, ताकि जो उनका लोड है वो हल्का हो जाए, जो शिप है वो हल्की हो जाए और वो डूबने से बच जाए, जान बच जाए। चाहे सामान का लॉस हो जाए बट लाइफ तो हमारी बच जाएगी। तो जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, वो अपने साथ जो कपड़ों का जो लोड लेकर चल रहे थे वो सबको उन्होंने थ्रो करना स्टार्ट कर दिया। और अब क्या हुआ कि फाहियान भी उसी में थे। अब फाहियान को क्या करना था, उन्हें भी थ्रो करना था, क्योंकि सभी उस तरह सबको अपनी जान बचाने की चिंता थी। तो फाहियान जो थे उनके पास बहुत सारी चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन जो चीज़ें थी उनमें क्या था, उनके बुक्स थे और एक बुद्धा की स्टैचू थी जो कि उन्होंने इंडिया से कलेक्ट किया था। तो ये बुक्स और स्टैचू जो थी वो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। सो ही थ्रू अवे all his personal belongings, but the book and the statue of Buddha he never threw them away, because वो उसको नहीं फेंक सकते थे, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए प्यारी थी वो चीज़ें, है ना। तो इस तरह से ये जो स्टॉर्म था, इट took 13 days to subside। स्टॉर्म को शांत होने में 13 डेज़ का टाइम लगा। और उस 13 डेज़ में वो लोग हवा के साथ साथ, जिधर हवा चल रही है उधर शिप जा रहा है, कुछ भी नहीं पता हो रहा था कि वो किस डायरेक्शन में कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बस वो किसी तरह से सरवाइव कर गए वो 13 डेज़ को। एंड आफ्टर दोज 13 डेज़ क्या हुआ कि फिर से उन्हें और 90 डेज़ का टाइम लगा, तब जाके वो कहाँ पहुँचे, तब वो जावा पहुँचे। उनको पहुँचना कहाँ था, ही बिलोंग टू चाइना, है ना, he has to reach China। अब हम देख रहे हैं क्या कि जो उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, स्टॉर्म आया, उसके बाद 90 डेज़ की ट्रैवलिंग की, तब जाकर के वो जावा पहुंच रहे हैं। और वहाँ पे फिर जावा में अब उनको जावा से चाइना पहुंचना है। अब जावा में उनको 5 months स्पेंड करना पड़ा, क्योंकि he has to wait कि कोई शिप जाए मर्चेंट्स की, तब तो हम उनके साथ जाएंगे। तो उनको वहाँ पर 5 months वेट करना पड़ा जावा में, तब जाकर के उनको एक शिप मिली जिसमें वो बैठे और फिर वो चाइना पहुँचे। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज टू ट्रैवल एट दैट टाइम।
मतलब एक चाइना से इंडिया जाने में इंडिया से चाइना जाने में हम कह सकते हैं उनको पूरे 1 साल से शायद ज़्यादा लग गए। तो इतनी प्रॉब्लम्स उठा के भी लोग आते थे जाते थे, क्यों? नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट। अगर हम बात कर रहे हैं पिलग्रिम्स की, वो जो आना जाना कर रहे हैं उसमें कोई उनको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है। ट्रेडर्स तो अपने मॉनेटरी बेनिफिट के लिए काम करते थे, है ना, पैसे के लिए काम करते थे, बट ये पिलग्रिम्स जो थे they were not traveling for the purpose of monetary benefit, but they were traveling because they wanted to gain some spirituality, है ना। उनको अपने जिस रिलीजन को वो फॉलो कर रहे हैं, बुद्धिज्म को अगर वो फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें गौतम बुद्धा के बारे में बहुत कुछ जानना है, उनको वर्शिप करना है, उनके प्लेस ऑफ बर्थ को देखना है, कहाँ पे उन्होंने एनलाइटनमेंट मिला, कहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम टीचिंग की, कहाँ पर उनका डेथ हुआ, ये सब प्लेसेस उन्हें देखने। दीज आर द होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म। तो इन प्लेसेस को विजिट करने के लिए उन्होंने इतने सारे प्रॉब्लम्स उठा के वो यहाँ पर आते हैं। ओके, तो इसी तरह से ये हमारे फाहियान का अकाउंट है, और भी पूरी बुक है इस बारे में। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ज़ुआनज़ैंग थे, ही टुक लैंड रूट। ओके, वो लैंड रूट से चाइना पहुंचते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट होते हुए, सेंट्रल एशिया होते हुए, तब वो जाकर के चाइना पहुंचते हैं। तो लैंड रूट को उन्होंने फॉलो किया। एंड जब वो गए तो यहाँ से इंडिया से क्या लेकर गए? वो अपने साथ इंडिया से बुद्धा के स्टैचू लेकर गए, जिसमें से कुछ स्टैचूज थे वो गोल्ड के बने थे, कुछ सिल्वर के, कुछ सैंडलवुड के। And other than these statues, he also carried with him manuscripts which were 600 in numbers. और ये सारे सामान जो थे उन्होंने कहाँ रखा था? He loaded all these things on the back of 20 horses. 20 horses थे जिनके बैक पे ये सारे सामान रख के उन्होंने लैंड रूट को फॉलो करते हुए वो चाइना पहुँचे थे। ओके, एंड इट वाज आल्सो नॉट इजी टू रीच चाइना थ्रू लैंड रूट आल्सो, because we see that Zhuangzhang, he also lost his some of his manuscripts when he was on a boat and he was crossing the Indus, because अगर लैंड रूट में भी हमारे बीच में रिवर आ जाता है, एंड एट दैट टाइम ब्रिज वाज नॉट देयर ना, ब्रिज तो होते नहीं थे, ओवर ब्रिज की लैंड के ऊपर से ब्रिज बनी हुई है, हम रिवर के ऊपर से ब्रिज बनी हुई है और हम लैंड रूट अपनाते हुए हम निकल जाएंगे। नो, दैट वाज नॉट पॉसिबल। अगर हम लैंड रूट भी लिए हैं और बीच में नदी आ गई तो फिर क्या करना होगा? उस नदी को हमें बोट से क्रॉस करना होगा। तो ऐसे ही इंडस रिवर जब उनके रूट में आ जाती है और तो वो बोट से उसको क्रॉस करने लगते हैं, और उस दौरान उनके 50 मैन्युस्क्रिप्ट जो थे वो ही लूज, क्योंकि वो डूब जाते हैं पानी में। सो आफ्टर रीचिंग चाइना ही स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। तो जो बचे थे मैन्युस्क्रिप्ट उनको उन्होंने ट्रांसलेट करने में ही उनकी पूरी लाइफ चली गई। यही उनका काम था। ही वॉज अ बुद्धिस्ट पिलग्रिम, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसमें ही बिता दी। तो ये हम चीज़ें जानते हैं क्योंकि उन्होंने सबने अपने अपने अकाउंट्स लिखे हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे वो आए यहाँ, क्या क्या विजिट किया, किस तरह की चीज़ें देखी, क्या किया, और फिर वापस कैसे वो पहुँचे। ओके, एंड इसी में हम लोग एक ज़ुआनज़ैंग का जो एक अकाउंट है वो रिगार्डिंग नालंदा है, जो कि नालंदा उस समय एक बहुत ही यूनिक सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग का, जो कि नालंदा कहाँ पर है? बिहार में नालंदा है, जो कि जैसे हम लोग जानते हैं बिहार का नाम मैंने बताया था, बिहार इज़ एक्चुअली बिहार क्या हुआ? मोनास्ट्रीज। तो बुद्धिस्ट सेंटर था बिहार एट दैट टाइम, क्योंकि जो गया जिसकी बात हमने की जहाँ पर उनको एनलाइटनमेंट मिला, दैट वाज आल्सो इन बिहार। तो बिहार वाज द सेंटर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म, एंड नालंदा जो थी वो दैट वाज सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ओके,
So we will see about Nalanda, center of Buddhist learning. So this Nalanda was very famous among the Chinese pilgrims, and all the Chinese pilgrims, Fayan, Zhuangzhang, I Qing, they all spent their time in Nalanda because they used to study about Buddhism in Nalanda. And Zhuangzhang had given an account of Nalanda also, कि कैसा था नालंदा. नालंदा की जो मोनेस्ट्री की जो बात हम कर रहे हैं उसके अंदर क्या यूनिकनेस थी. तो ही सेज दैट इन हिज अकाउंट इट इज़ रिटन दैट द टीचर्स ऑफ दिस नालंदा मोनेस्ट्रीज वर ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटीज़ एंड टैलेंट्स. उनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी. दे वर वेरी टैलेंटेड and they were very sincere towards their duties, and the rules of the Nalanda monastery were very strict, and everyone was to follow the rules. ऐसा नहीं था कि कोई रूल नहीं फॉलो करेगा. एवरीवन हैज़ टू फॉलो द रूल्स. एंड वहाँ पर क्या होता था, पीपल जो कि बहुत ही लर्नड पीपल होते थे, बहुत ही वाइज मैन होते थे, दे यूज टू डिस्कस थ्रू आउट द डेज. पूरे दिन उन पर वो डिस्कशंस होते थे, जो चाहे ओल्ड हो चाहे यंग हो, एवरीवन was there engaged in discussion. And people learned people who belong to different parts of the subcontinent, they used to come there in order to clear their doubt. उनको जो कुछ भी डाउट होता था regarding this Buddhism, जो भी गौतम बुद्धा के टीचिंग्स थे उसके रिगार्डिंग कुछ भी उन्हें पता करना होता था, जानना होता था, दे वांटेड टू हैव मोर एंड मोर नॉलेज, तो वो उसके लिए कहाँ आते थे, वो उसके लिए नालंदा आते थे. एंड द गेट कीपर of this Nalanda monastery was he was also a wise man, because what was the system? The system was, if anyone wanted to enter the monasteries, then in that case, in order to get entry, what happened, that the gatekeeper used to ask some questions, and these questions were very difficult questions, and if the person was able to answer the question, then only he was given permission to enter the monasteries. And what happened, as it was written by Zhuangzhang, कि अगर 10 people are coming to enter the monasteries, तो इसमें से 7 या 8 जो होते थे, they were not able to give answer. जो गेट कीपर जो क्वेश्चंस पूछते थे उसमें से 2 ही 3 लोग जो थे वो आंसर दे पाते थे, क्योंकि क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट. द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग बुद्धिज्म ओनली, and the people who were coming to who wanted to enter the monasteries, they were the knowledgeable person also, but still they were not able to answer the question, all the people. मतलब अगर 10 में से 2-3 लोग ही जो थे वो आंसर दे पाते थे, तो इतना लेवल हाई था गेट कीपर का. तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट could have been the level of the teachers, isn't it? तो ये इतने हाई लेवल के वहाँ पे डिस्कशंस और ये सब कुछ होते थे. इसलिए जो भी चाइनीज पिलग्रिम्स आते थे उनके लिए नालंदा was the most important place to visit in India. Okay, so this is all about the spread of Buddhism, about the pilgrims. Okay, and now we will see a new topic, and that is the beginning of bhakti. Okay, the beginning of bhakti. Okay, so now we will
switch to a new topic, and that is bhakti. What we find is that this was the time when new changes in the religious life of the people, new changes were occurring. And we see that the worship of certain deities started to take place in this during this time. So this worship of certain deities started, okay, and this feature which started during this time only. Later we see that this worship of certain deities became one of the most important feature of Hinduism. It became very important later, but it started at this time only. And who were the deities? The deities were Shiva, Vishnu, Durga. Okay, so who were the deities? Shiva, Vishnu, Durga. These were the deities. Okay, and what was the method of worshipping? कैसे मेथड वर्शिप किया जाता था इन डेटीज़ का? तो वी कैन से दे वर वर्शिप्ड थ्रू भक्ति. And what was bhakti? Bhakti was very popular that time. It is like a person's devotion to his or her chosen deity. आप किसी एक deity को choose कर लीजिए, इधर शिवा और विष्णु और दुर्गा, and it is your devotion to that deity. And what was very important feature of this bhakti was there was no discrimination among people, क्योंकि ये हमारा personal devotion है ना? It is our personal devotion. There was no need of any Brahmin or any outer element का कोई ज़रूरत ही नहीं है. Only inner element is there. हमें सिर्फ अपने दिल से भगवान की डिवोशन करनी है. वॉट एवर डेटी को हम अपना मान रहे हैं, उसकी हमें पर्सनल डिवोशन की नीड है. तो इसमें कुछ भी नहीं था कि कोई रिच है तो पुअर है, उसको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, या कोई अपर कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है, कोई मैन है, कोई वुमेन है, किसको क्या नहीं करना है. नथिंग वाज देयर. ये सिर्फ हमारे अंदर की जो डिवोशन होती है वो थी, और उसमें हमें कोई नहीं रोक सकता है. चाहे हम लोअर कास्ट के हों, चाहे हम पुअर हों, चाहे हम विमेन हों, हमें कोई भी इस वर्शिप से नहीं रोक सकता. जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा था, जो इंडिया के अंदर जो हमारे वैदिक धर्म में जो वर्णा सिस्टम थी, उस वर्णा सिस्टम में दैट वर्णा सिस्टम वाज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, दैट वाज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी. क्योंकि जो हमारी फोर्थ जो वर्णा था, दैट वाज शूद्रास, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स. उनको वेद पढ़ने की भी नहीं फ्रीडम थी, वो वेद नहीं पढ़ सकते थे. वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास. तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम था ड्यूरिंग दिस वैदिक रूल, वो इस भक्ति में पूरी तरह से ख़त्म हो गया. देयर वाज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ आउटर एलिमेंट. सिर्फ आपको डिवोशन चाहिए, और आपको कोई उस डिवोशन से कोई हमें रोक नहीं सकता है ना. तो दिस स्टार्टेड during this period, and we see that the idea of bhakti is present in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is a sacred book of Hindus, है ना. And this Bhagavad Gita is a part of Mahabharata. We all know about Mahabharata. We will learn more about Mahabharata in the coming chapters. Last chapters में हम फिर से महाभारत के बारे में पढ़ेंगे. महाभारत जो है वो एक एपिक, हिंदू एपिक है ना. एक लॉन्ग पोएम जो होता है उसको हम कहते हैं एपिक.
तो इसी महाभारत का एक पार्ट है श्रीमद् भागवत गीता, एंड दिस भागवत गीता के अंदर ही हमें भक्ति के बारे में पता चलता है. ओके, सो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन in the next class.